मूवी की शुरुआत में हमें सामी नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को दिखाया जाता है जिसने ड्रग्स बेच बेच कर अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था और अब उसके पास ड्रग्स को बनाने की जगह कम पड़ रही थी। तब उसे पता चलता है कि रुद्रपुर नाम के गांव में अच्छी खेती है और वो वहां पर अच्छे से गांजा उगा सकता है और ड्रग्स का काम भी कर सकता है। ये सुनकर उस गाँव को हथियाने के लिए सामी अपने खास आदमी वर्धा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे किसी भी कीमत में पूरा रुद्रपुर गांव हथियाना है। जिसके कहने पर वर्धा रुद्रपुर गांव जाकर पूरे गांव को हथिया लेता है और फिर वो पूरा गांव सामी के नाम करा देता है। इसके बाद सीन साल 2002 हैदराबाद में शिफ्ट होता है और हमें मूर्ति नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े ऑर्फनेज का ऑनर था और वो पैसों की वजह से काफी टेंशन में चल रहा होता है। असल में ऑर्फनेज को डोनेट करने वाले सभी लोगों ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए थे, इसलिए मूर्ति उन सभी लोगों को कॉल करके पैसे मांगने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी ऑर्फनेज में रहने वाले राम नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के पास बैठकर उन्हें कह रहा था कि हम सब पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनेंगे, जिसके लिए उसके सभी दोस्त मान जाते हैं और फिर वो पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर देखते देखते राम उन सभी लोगों के घर से भी पैसे चोरी करने लगता है जिन्होंने ऑर्फनेज को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। अब ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाते हैं और राम एक बहुत बड़ा चोर बन जाता है जिसे सब लोग अब रॉबिनहुड नाम से जानने लगे थे। इधर राम एक बहुत बड़े मिनिस्टर के खास आदमी के घर से पैसे चोरी कर लेता है, जिसको पकड़ने के लिए वो मिनिस्टर विक्टर नाम के पुलिस ऑफिसर को हायर करता है और हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कांस्टेबल से किसी भी कीमत पर रॉबिनहुड को पकड़ कर लाने की बात कर रहा था, क्योंकि रॉबिनहुड को पकड़कर वो अपनी काबिलियत प्रूफ करना चाहता था। इसके बाद विक्टर अपनी टीम के साथ मिलकर कई दिनों तक रॉबिनहुड की तलाश करता है, लेकिन उन्हें रॉबिनहुड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ राम एक जगह जाकर काफी सारा सोना चोरी कर लेता है और उसे बेचने के लिए एक मॉल के बेसमेंट में उसकी मीटिंग रखता है, लेकिन उसके प्लान के बारे में इधर विक्टर को भी पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ पूरे मॉल को हर तरफ से घेर लेता है। अब इस बारे में जैसे राम को पता चलता है तो वो बस अपना भेष बदल कर बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां राम विक्टर को चकमा देकर वो सारे गोल्ड की डील कर लेता है और पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो सारा पैसा राम ऑर्फनेज को दे देता है, यानी राम अभी भी उसी ऑर्फनेज के लिए काम कर रहा था। इधर जैसे इस बारे में विक्टर को पता चलता है कि रॉबिनहुड इस बार भी उसे चकमा देकर भाग निकला, तो वो अपनी टीम पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राम इसी तरह से भेष बदल बदल कर बहुत चोरियां करता रहता है और सारा पैसा ऑर्फनेज में डोनेट करता रहता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी बीत रही थी। फिर राम अपनी एक और चोरी करने के लिए तैयार होता है और किसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। तब विक्टर को भी रॉबिनहुड की अगली चोरी के बारे में पता चलता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है और रॉबिनहुड को पकड़ने के लिए अपार्टमेंट के सभी दरवाजे लॉक कर देता है। वहीं राम गार्ड के कपड़े और एक हेलमेट पहनकर चोरी करता है और फिर वहां से बिल्डिंग की छत पर चले जाता है। पर यहाँ तो राम बुरी तरह से फंस गया था, जिसे पकड़ने के लिए विक्टर भी छत पर पहुंच जाता है। फिर वो राम को देखकर हंसने लगता है कि आखिरकार मैंने रॉबिनहुड को पकड़ ही लिया। पर तभी विक्टर की टीम आकर उसे बताती है कि अरे सर, ये तो रॉबिनहुड नहीं, ये तो असल में राम है, जिसने कुछ दिन पहले रॉबिनहुड के खिलाफ चोरी करने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इस पर राम ही विक्टर को कहता है कि सर, मैंने अभी अभी रॉबिनहुड को छत से नीचे जाते हुए देखा है। जो सुनकर विक्टर को गुस्सा तो बहुत आता है और वो राम को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। हालांकि उसके चले जाने के बाद विक्टर को राम पर शक हो जाता है कि जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि तुम राम का पीछा करते रहना। लेकिन राम उनसे बचकर वहाँ से ऑर्फनेज चला जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर राम अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम किया करूंगा, क्योंकि अब मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पुलिस ऑर्फनेज भी आ सकती है, इसलिए अब से मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है। इसके बाद सीन लंदन में शिफ्ट होता है और हमें नीरा नाम की लड़की और उसके पिता वासुदेव को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अमीर थे और वो कैंसर का एक ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे जो गांजे से बनता है। साथ ही वासुदेव का सपना था कि वो अपनी कंपनी इंडिया में भी ओपन कर सके, लेकिन अभी तक वासुदेव का वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। वहीं यहाँ पर नीरा अपने पापा से आकर उनसे इंडिया जाने की परमिशन मांगती है, जिसके लिए वासुदेव साफ इनकार कर देता है। तब ये सुनकर नीरा अपने पापा से नाराज हो जाती है और वासुदेव को ना चाहकर भी अपनी बेटी को इंडिया भेजने के लिए हाँ करना पड़ता है। और यहीं हमें पता चलता है कि
कि नीरा असल में इंडिया इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसे सब उसके पिता के नाम से जानते हैं, पर वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है और यही कारण है कि वो इंडिया जाना चाहती है क्योंकि इंडिया ही है जहाँ उसके पिता ने अभी तक कंपनी नहीं खोली है। वहीं दूसरी तरफ वासुदेव अपने दोस्त से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि नीरा इंडिया जाने की जिद कर रही है, जिस पर वासुदेव का दोस्त कहता है कि ठीक है, नीरा को 10 दिन के लिए इंडिया भेज दो ताकि उसका मन शांत हो पाए। फिर नीरा अपने पियोन ज्योति, जो कि एक लड़का है, उससे मिलकर इंडिया की सबसे बढ़िया सिक्योरिटी कंपनी के बारे में पता लगाने को कहती है, जिस पर ज्योति नीरा के कहने पर गूगल में इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी के बारे में सर्च करता है और उसमें सबसे ऊपर एक कंपनी का नाम आता है जिसमें सभी ओल्ड एज के आदमी थे। खैर फिर ज्योति नीरा के कहने पर उस सिक्योरिटी कंपनी में कॉल करता है और हमें पता चलता है कि उसी कंपनी में राम भी काम कर रहा था। यहाँ जब उस कंपनी का ओनर जॉन ज्योति का कॉल उठाता है तो वो अपना प्राइस बताने वाला होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट थी क्योंकि वो भी जानता था कि हम बूढ़ों को सिक्योरिटी में कौन ही रखेगा। पर वहीं खड़ा राम ज्योति के अंदाज से थोड़ा आइडिया लगा लेता है और जॉन के हाथ से मोबाइल छीनकर ज्योति से बहुत अच्छे से बात करता है और कहता है कि हमारी फीस $1,00,000 है। तब उसके कहने पर ज्योति हाथों हाथ $1,00,000 राम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फिर कॉल पे बात करने लगता है कि उन्हें एक प्राइवेट जेट भी चाहिए। तब राम ज्योति को बताता है कि ये उन्होंने अभी तक एडवांस पेमेंट ही ली है और काम हो जाने के बाद वो फिर से $1,00,000 लेंगे, जिसके लिए ज्योति भी मान जाता है। हालांकि वहीं सामने खड़ा जॉन शॉक्ड रह जाता है कि राम ने कितनी आसानी से इस बात को कवर कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि राम ज्योति के भेजे पैसे से अपना पूरा हुलिया बदल देता है और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर नीरा को एयरपोर्ट लेने जाता है, जहां नीरा राम को इग्नोर करके डायरेक्ट कार में बैठकर चली जाती है। तब उसकी हरकतों को देखकर राम समझ जाता है कि नीरा बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की है, पर वो तो अपनी जॉब पर ध्यान दे रहा था। खैर अब उसके अगले दिन राम नीरा को इंडिया में हर जगह घुमाता है और यहीं हमें नीरा के इंडिया में आने का कारण पता चलता है। असल में नीरा को उसकी आंटी ने कॉल करके बताया था कि उसके दादाजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हालांकि ऐसा कुछ भी होता नहीं, बल्कि वो लोग रुद्रपुर गांव में काफी समय से रह रहे होते हैं, जो स्वामी ने अपने अंडर कर लिया था और उसी ने नीरा की आंटी से झूठा कॉल करवाया था ताकि नीरा इंडिया आ सके। खैर फिर अगले दिन नीरा रुद्रपुर गांव जाने से पहले हैदराबाद के एक मॉल में घूमने जाती है, जहां जॉन अपनी सिक्योरिटी का नाम रोशन करने के लिए नकली गुंडे बुलवाता है ताकि वो नीरा को बचाकर हीरो बन जाए। पर उनके आने से पहले मॉल में सामे के गुंडे और नीरा के दादाजी के भेजे आदमी वहां आ जाते हैं, जिन्हें पकड़कर राम उनसे सारी बात जान लेता है। फिर वहां से बचकर सामे के गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो गलती से दूसरी लड़की को किडनैप कर लेते हैं, जिनके पीछे पीछे नीरा के दादाजी के भेजे आदमी भी चल देते हैं। पर तभी सामे के आदमी को पता चलता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो उन लोगों को मार कर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके अगले दिन नीरा, राम और जॉन रुद्रपुर गांव पहुंच जाते हैं। तब सभी गांव वाले मिलकर नीरा को गांव से भाग जाने के लिए कह रहे थे, जिस पर नीरा सबसे पूछती है कि आखिर इस गांव में इतना डर का माहौल क्यों है। पर तभी वहाँ वर्धा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और नीरा को बताने लगता है कि हमने तुम्हें बुलाने के लिए एक चाल चली थी ताकि तुम यहाँ गाँव में आ जाओ, और अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जा पाओगी जब तक सामे खुद आकर तुमसे नहीं मिल लेता। जो सुनकर नीरा हैरान हो जाती है। इसके बाद नीरा अपने दादाजी से मिलती है और उसे देखकर नीरा के दादाजी भी यही कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर नीरा डर जाती है और फिर नीरा राम और जॉन के साथ रुद्रपुर गांव से भागने लगती है। तब इस बारे में वर्धा को पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को भेजकर नीरा को गांव में रोकने के लिए कहता है। फिर वहाँ राम और वर्धा के भेजे सभी आदमियों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और राम फिर गुस्से में भागने की बजाय सीधा वर्धा के पास जाने लगता है। यहाँ उसको जाता देख नीरा राम से पूछती है कि आखिर वो मौत के मुंह में क्यों जा रहा है। तब राम उसे कहता है कि वो अब पूरा गांव बचा कर रहेगा क्योंकि गांव वाले काफी ज्यादा टॉर्चर झेल रहे हैं और वो उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। ये बातें सुनकर कहीं न कहीं नीरा को राम पसंद आ जाता है। इसके बाद राम वर्धा के पास आकर उसे और उसके सभी आदमियों को खूब मारता है और नीरा ये सब देख रही होती है। खैर अब उसके अगले दिन वर्धा राम को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम नीरा को इस गांव में 1 हफ्ते तक रोक लो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। जो सुनकर राम तो खुश हो जाता है और इस ऑफर के बारे में नीरा और जॉन को भी कुछ नहीं पता था। फिर राम जैसे घर पहुंचता है तो जॉन उसे गांव से वापस हैदराबाद चलने के लिए कहता है। तब राम कहता है कि वो अब यहाँ 1 हफ्ता रुकेंगे और अब वो 1,50,00,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 6,50,00,000 रुपए लेकर जाएंगे, जिसमें नीरा की फीस भी थी और उसे यहाँ पर रखने के लिए वो 5 करोड़ रुपए भी जो वर्धा देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हमें सामी को दिखाया जाता
बताता है जो एक भाई डेविड से ड्रग डील करने फॉरेन में पहुंचा हुआ था। और यहाँ सारी डील हो जाने के बाद सामी रुद्रपुर गांव में आ जाता है। तब वर्दा सामी के पास आकर उसे बताता है कि मास्टर की पोती गांव में आ चुकी है। ये सुनकर सामी वर्दा से कहता है कि जाओ अब मिनिस्टर को भी बता दो क्योंकि वो भी हमारे साथ है। वहीं दूसरी तरफ नीरा राम के साथ कलेक्टर ऑफिस में जाती है और सामी के खिलाफ गैर कानूनी काम करने की कंप्लेन करती है, जिस पर वो कलेक्टर भी नीरा का साथ देने के लिए मान जाता है और वो नीरा और राम को अपने साथ कार में बैठाकर सामी के पास ले जाने लगता है। फिर वहाँ पहुंचकर वो कलेक्टर सामी को देखकर अपना मुंह नीचे कर लेता है और ये देखकर नीरा समझ जाती है कि ये कलेक्टर भी बिक चुका है। फिर यहाँ नीरा आगे बढ़कर सामी के सामने एक ब्लैंक चेक फेंकती है और पूरा गाँव खरीदने की बात करती है, जो सुनकर सामी को बहुत गुस्सा आता है। तब राम नीरा को कार के अंदर बैठाता है और सामी के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तूने कलेक्टर की कुर्सी के ऊपर अपना कैमरा लगा रखा है और जब हम तेरे खिलाफ गांजे की रिपोर्ट करने गए थे तब तूने वो सब सुन लिया था ना। वैसे तूने और कहाँ कैमरा लगा रखा है। यही सब बातें राम उसे कह रहा होता है। साथ ही राम सामी को बताता है कि मैंने पहले तेरे आदमी वर्धा को खूब मारा है, शायद उसने अभी तक तुझे बताया नहीं। जो सुनकर सामी को बहुत गुस्सा आता है और वो राम को मारने वाला होता है। तब वो कलेक्टर उसे रोकता है कि हमें अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले हमें गांजे को उगाने का सर्टिफिकेट चाहिए और उसी के लिए हमें नीरा के साइन लगेंगे, जिसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया गांजा सप्लाई कर सकते हैं। यानी यही कारण है जो सामी ने नीरा को धोखे से यहाँ बुलाया था। तब यहाँ सामी भी इन्हें कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन सामी के पास डेविड का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि डील डन हो गई है। ये सुनकर सामी खुश हो जाता है और अपने आदमियों से कहकर गांजे का पैकेट बनवाना शुरू कर देता है। फिर जैसे सारे पैकेट बन जाते हैं तो सामी डेविड को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके तो नेटवर्क ही नहीं आते और यहीं हमें पता चलता है कि वो मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं राम होता है, जिसने सामी का फोन हैक कर लिया था। अब सामी जैसे जैसे लोगों को पैसे भेजता जाता है तो उन सभी लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, जो पैसे राम सीधा ऑर्फनेज को डोनेट कर देता है क्योंकि राम का दोस्त टेक्नोलॉजी के बारे में जानता था और चोरी करना तो राम का बाएं हाथ का खेल था। फिर इसके बारे में जब सामी को पता चलता है कि उसका सारा पैसा एक ऑर्फनेज को डोनेट हो गया है, तब सामी अपने आदमियों को ऑर्फनेज भेज देता है, जिसके बारे में राम को भी पता चल जाता है। तब राम जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करके सामी के फोन पर ऑर्फनेज के ऑनर में उसकी फोटो लगाने को कहता है ताकि अगर कोई भी आंच आए तो राम पर आए और बाकी किसी को कुछ भी ना हो। तब यहाँ राम की फोटो देखकर सामी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो राम और नीरा के दादाजी को किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सामी के आदमी राम को बहुत सारा गांजा खिलाते हैं और मारने लगते हैं और यहीं हमें नीरा के दादाजी और राम का रिश्ता पता चलता है। असल में एक बार नीरा के दादाजी ने राम को चोरी करते हुए देखा था, जो कि एक अनाथ था। तब उन्होंने खुद राम को ऑर्फनेज भेजा था और हर महीने उसके लिए पैसे भेजा करते थे ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। फिर कुछ दिन बाद नीरा के दादाजी राम को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज भी गए थे, लेकिन राम ने ऑर्फनेज पर अपने दोस्तों के साथ रहने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए उसने उस समय उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद नीरा के दादाजी रुद्रपुर गाँव चले गए और हर साल राम के लिए पैसे भेजते रहते थे। फिर एक दिन नीरा के दादाजी ने राम के लिए पैसे भेजना बंद कर दिया था और हमें वही साल 2002 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नीरा के दादाजी ऑर्फनेज को पैसे इसलिए भेज नहीं पाए थे क्योंकि सामी ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया था। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि राम तो पहले से ही जान गया था कि नीरा इंडिया आने वाली है, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ ये एक सिक्योरिटी कंपनी खोली थी और किसी तरह ट्रिक लगाकर वो नीरा की सिक्योरिटी में पहुंच गया था ताकि नीरा पर कोई आंच ना आए, क्योंकि वो दादाजी की फैमिली को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। खैर अब प्रेजेंट में राम सामी के सभी गुंडों को बुरी तरह से मारता है और तभी राम का नशा हटता है तो सामी उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें गांव के लोग ही मिलकर गांजा बना रहे होते हैं। ये देखकर राम डर जाता है कि अगर ये वीडियो बाहर आई तो पूरा गांव अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए राम सामी से कहता है कि तुम्हें जो डील करनी है कर लो, हम तैयार हैं, पर गांव वालों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पर सामी नीरा से पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है ताकि उसे गांजा बेचने की परमिशन मिल जाए। असल में नीरा के पापा की कंपनी के नाम पर सामी ये सब करने वाला था। साथ ही वो राम से उसका सारा गांजा एक्सपोर्ट करने के लिए कहता है, जिसके कहने पर राम को ना चाहकर भी वो सारा गांजा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। फिर अगले दिन राम सामी से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ सामी अपने आदमियों को ढूंढने लगता है। तब राम बताता कि वो सब तो अभी गांजे के नशे में सो रहे हैं और मैंने तुझे कहा था ना कि तू किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अब तू देख ऐसा ही होगा। जिसके बाद यहाँ राम और सामी के बीच लड़ाई हो जाती है, पर तभी वहाँ विक्टर पहुंचकर सामी पर फायरिंग कर देता है और सामी को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तू ही रॉबिन हुड है। जिस पर सामी विक्टर को कहता है कि नहीं सर, मैं रॉबिन हुड नहीं
नहीं हूँ। पर उसकी एक भी बात विक्टर नहीं सुनता और वो उसे अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि विक्टर को पता चल गया था कि सामी ने ही ऑर्फनेज को इतना सारा पैसा भेजा है जो कि राम ने अपने दोस्त के जरिए भिजवाया था, और उसी ने सामी के फिंगरप्रिंट भी हैक करके विक्टर को बिल्कुल यकीन दिलवा दिया था कि इन सब के पीछे सामी ही है। जिसके बाद विक्टर राम से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो राम विक्टर को बताता है कि सर मैं भी इसी को पकड़ने आया था। जिसके बाद विक्टर सामी को जेल में डाल देता है और सामी से मिलने वहाँ पर मिनिस्टर आता है। हालांकि सामी की ऐसी हालत देखकर मिनिस्टर वहाँ से चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि उसे भी किसी पंगे में नहीं पड़ना था। तभी सामी को उसके पीछे से आवाज आती है कि रॉबिन हुड ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया है और मैं उसे जान से मार कर रहूंगा। यही हमें पता चलता है कि रॉबिन हुड ने डेविड भाई का अकाउंट भी हैक कर लिया था और सारा पैसा ऑर्फनेज के नाम कर दिया था। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि ऑर्फनेज का ऑनर मूर्ति राम और एक लड़के को एक चोर की कहानी सुना रहा होता है, और यहाँ दूसरा लड़का और कोई नहीं बल्कि डेविड होता है। यानी राम और डेविड बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे और ऑर्फनेज में साथ रहा करते थे। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।